हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन को स्टार्ट किया है। आज लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, लेक्चर 1 अपलोड है चैनल में। तो एनसीईआरटी का 2 चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड चैप्टर 6 नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो मार्केट का डिफिनेशन वगैरह सब क्लियर था कि एक वैसा जगह जहाँ पर बायर सेलर मिलते हैं, मीट्स एंड एक्सचेंज नीड्स, तो दोनों के बीच में अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक ना, एक रिलेशनशिप बनना चाहिए ताकि सामान को एक्सचेंज कर सके। डिफिनेशन वगैरह बहुत कुछ बता दिए थे अलग से। ठीक है, सिंपल डिफरेंस। तो हम लोग आज मोनोपोली, शायद आई थिंक मोनोपोली मार्केट ही स्टार्ट करना है, क्योंकि सारा कुछ हम लोग परफेक्ट प्योर कंपटीशन सब देख चुके थे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मार्केट, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी सब कुछ चलते रहेगा, मोनोपोलिस्टिक आगे चलेगा। तो पहले मोनोपोली के बारे में पढ़ लेंगे। तो मोनोपोली मार्केट किसका क्या बोलते हैं, किसका टाइप हो जाएगा? प्योर कंपटीशन और क्या आपका नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट का पार्ट हो जाएगा ना। तो दोनों चैप्टर इसमें मिक्स्ड है। ठीक, तो कॉम्पिटिटिव में प्योर कंपटीशन और नॉन कॉम्पिटिटिव में मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डायोपोली, ठीक है, ट्रायोपोली, ठीक है, मोनोप्सोनी, ओलिगोप्सोनी, बहुत कुछ। लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ना है हम लोग को मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक्स। ठीक है, तो मोनोपोली, चलिए वर्ड से क्लियर रहता है, मोनोपोली के बारे में बताना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा। मोनोपोली, मोनो मैंने क्या, सिंगल, पोली मैंने फार्म, तो वैसा जगह या वैसा मार्केट मीन्स सिंगल सेलर। मोनोपोली का मतलब ही हो गया कि एक सेलर होगा। मोनोपोली रेफर्स टू ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ए सिंगल फार्म, ठीक है ना, हैविंग द फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी का सप्लाई पे पूरा कंट्रोल उसी का रहेगा। किसका? एक सिंगल फार्म का। विच हैज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट, जहाँ जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। दैट मीन्स रेलवे का एग्जाम्पल देते हैं कि मोनोपोली में आता है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो इसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट है? बताइए, रेल के पटरी पे बस चलाइएगा, ट्रेन की जो पटरी है उसमें क्या चलाइएगा? कुछ नहीं, सिर्फ रेल। तो इस टाइप से रेल आप प्रोडक्शन में नहीं कर सकते, सरकार ही करेगी। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर रखा पूरा कंट्रोल अपने पास, तो पहले चाय का कंट्रोल था, क्या बोलते पहले, क्या अंग्रेज के ज़माने में था ना, तो सब अब देखिए सिर्फ रेलवे आता है। ठीक, चलिए, इट हैज़ इट्स ऑन प्राइस, इसका प्राइस अपना होगा, अपना पॉलिसी होगा। ठीक है, ऑन प्राइस, आउटपुट पॉलिसी मतलब कितना प्राइस रखना, क्या करना है, तो सब इसका अपना होगा। ठीक है, चलिए, इट मे बी चार्ज फ्रॉम यूनिफॉर्म प्राइस फ्रॉम ऑल द बायर्स, ये सारे बायर से शायद एक ही प्राइस ले सकता है, और मे फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, माने भेद, प्राइस में भेदभाव करके बेच सकता है। मान ली एक मार्केट है, तो कोई पर्सनल उसका मतलब रिलेशन में या फिर कोई सगा संबंधी आ गया, तो आप कुछ कम बेसी करके दे सकता है, या सारे को एक ही में दे सकता है। अब बेचने वाला एक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है। इसका फीचर देख लीजिए क्या क्या होता है। फर्स्ट फीचर तो डिफिनेशन से निकल के आता है कि सिंगल सेलर है। इसका मतलब क्या होगा? इन मोनोपोली देयर ओनली वन सेलर ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, हैज़ द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई पे पूरा कंट्रोल है इसका। देयर एग्जिस्ट नो डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली फार्म एंड इंडस्ट्री। देयर एग्जिस्ट नो डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली, क्या फार्म एंड इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि फार्म बोलिए इंडस्ट्री बोलिए सब एक ही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो फार्म डिफरेंस कुछ यहाँ पर अंतर नहीं होता फार्म इंडस्ट्री में। लार्ज नंबर ऑफ बायर, सिंगल सेलर है, लेकिन बायर क्या है? बहुत ज़्यादा खरीदने वाले। ठीक, देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ मोनोपोली प्रोडक्ट एंड नो सिंगल बायर्स कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। तो मार्केट को मतलब कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, एक ही वहाँ पर है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए, आप सोचिए कि मैं मार्केट में जाकर प्रभावित कर दूंगा, तो वहाँ बहुत सारे बायर हैं, तो फिर आपका डिमांड से नहीं होगा वहाँ पर। चलिए, नो क्लोज सब्सिट्यूट, इसका क्लोज सब्सिट्यूट भी नहीं है। तो ये भी नहीं है कि क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा चढ़ा कर रखेगा, ज़्यादा प्राइस कर देगा तो लोग लेगा भी नहीं, तो मिला कर ही रखता है। ठीक है, चलिए, प्योर मोनोपोली हैज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट्स एट ऑल इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, बट सिंपल मोनोपोली हैज़ ए क्लोज सब्सिट्यूट। सिंपल मोनोपोली, देखिए, प्योर मोनोपोली और सिंपल मोनोपोली बताते हैं क्या होता है। इन द रियल लाइफ सिंपल मोनोपोली एग्जिस्ट। तो सिंपल मोनोपोली जो लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसको मोनोपोलिस्टिक भी बोल सकते हैं। सिंपल मोनोपोली को क्या बोल सकते हैं? मोनोपोलिस्टिक। उसका क्लोज सब्सिट्यूट भी रहता है। मोनोपोलिस्टिक में बोलिए कि भैया उसमें तो बहुत सारे सेलर है, तो मोनोपोली में तो सिंगल सेलर होता है। मान लिए वुडलैंड का जूता बनता है, वुडलैंड कंपनी है, तो वुडलैंड कंपनी तो सिर्फ एक है, तो मोनोपोली का आ गया ना, सिर्फ एक। लेकिन जूता का बहुत सारा क्या बोलते हैं, शूज का सब्सिट्यूट मिल जाएगा।
तो थोड़ा सा जो होता है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल मोनोपोली। एक फार्म है लेकिन क्लोज सब्सिट्यूट है तो मोनोपोलिस्टिक में आ जाएगा सिंपल मोनोपोली। और प्योर मोनोपोली तो प्योर मोनोपोली, इसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं। ठीक है, बात को समझ गए होंगे। चलिए ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फार्म, यहाँ पर कोई भी फार्म नहीं आ सकता है, कोई एग्जिट भी नहीं कर सकता है, इसका रिस्ट्रिक्शन है। आना होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बैरियर है, बाधा है। कैसे है? स्ट्रॉन्ग बैरियर, देखिए आप लिख दिया पहला लाइन में, to entry of the farm exist whenever there is one farm having a sole control over the production of a commodity। एक फार्म का पूरा पूरा कंट्रोल है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी पे, तो यहाँ पर बैरियर है, आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वुडलैंड का जूता अगर कोई बना रहा है कंपनी, तो आपको बनाना है तो वहाँ पर आप नहीं जाकर बना सकते हैं। आप अलग बना सकते हैं, अलग नाम से, उस नाम से कभी नहीं। तो यहाँ पर बात है। चलिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बहुत अच्छा बात है कि प्राइस में भेद, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग प्राइस लिया जा सकता है। द मोनोपोलिस्ट, वही मोनोपोलिस्ट आ गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चार्ज इसी को बोलते हैं ना, जैसे मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली का ही, मोनोपोलिस्टिक अलग होता है, आगे देखेंगे। ठीक है, इसीलिए मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्ट। चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग कर सकता है। ही मे चार्ज हाई प्राइस फ्रॉम द रिच कस्टमर, देख रहा है कि पैसा वाला कस्टमर है तो उससे ज़्यादा ले लेगा। लो प्राइस फ्रॉम किससे? पुअर कस्टमर से, या ले सकता है। चलिए, प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं। परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर होता है, मार्केट में जो प्राइस मिलेगा वही, ये अपना प्राइस खुद निर्धारण करता है। ठीक है, द मोनो, क्योंकि एक ही कंपनी है, एक ही सब कुछ है। तो द मोनोपोलिस्ट बीइंग ए सोल सेलर, सोल मैंने क्या, प्योर सेलर होता है ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट, डिसाइड्स द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, डिसाइड करता है। हैज़ देयर इज नो चैलेंजेस हिज प्राइस, एक सेकंड, नो क्या है? देयर इज नो, मतलब जो भी प्राइस रखेगा तो कोई चैलेंज करने वाला वहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है, देयर इज नो टू चैलेंज हिज प्राइस, कोई नहीं कर सकता उसको। ठीक है, चलिए, देयरफॉर ही इज राइटली सेड हैज द प्राइस मेकर ऑफ ए कमोडिटी, तो इसको बोल सकते हैं कि क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। कितना ही बना कर दे तो कोई है ही नहीं वहाँ पर करने वाला, उसको रोकने वाला। ठीक है, तो कोई नहीं रहता इसमें, और यहाँ पर कोई नहीं होता जिसको प्राइस को चैलेंज कर सके। ठीक है, चलिए, इसके बाद वही होता है। चलिए, 7 नंबर क्या है? ई मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल नहीं, ई मोबाइल। मोबिलिटी किस में होता है? प्योर कंपटीशन। मोबिलिटी मैंने कि चेंज कर सकते हैं एक फार्म से दूसरे फार्म में, हम गुड्स को, सर्विस को, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है ना, यहाँ का मशीन यहाँ लगा दीजिए, यहाँ का मशीन यहाँ भेज दीजिए, इस टाइप से होता है मोबिलिटी। ठीक, क्योंकि सारा का सारा होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस सामान को कहीं लगा दीजिए, कोई मशीन को कहीं लगा दीजिए, इस टाइप से होता है। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द मोनोपोलिस्ट्स आर द नोट मोबाइल, मोबाइल नहीं होता है। ठीक, ड्यू टू ई मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, फैक्टर्स कहने का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब कुछ। तो ड्यू टू ई मोबिलिटी ऑफ फैक्टर द मोनोपोलिस्टिक हैज द सुप्रीम कमांड ओवर द कम्बाइनेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये सब रिसोर्सेज उसका सुप्रीम कमांड होता है, सर्वोच्च कमांड होता है, क्योंकि और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा में चेंज नहीं ना कर सकते यहाँ से वहाँ, सॉरी, ओवर कम्बाइनेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, मतलब जितना मन उतना कंबाइन करके रिसोर्सेज का वो यूज कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि अपना रिसोर्स को यहाँ दे दीजिए, इसको यहाँ लगा दीजिए, सारा का सारा रिसोर्सेज मोबाइल ई मोबिलिटी है, यानी कि इस रिसोर्स को यहाँ पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो जहाँ पे रिसोर्सेज लाया है तो उसको यहीं पे सारा का सारा लगाएगा। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है कि ओवर कम्बाइनेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज क्या है? सुप्रीम कमांड होगा। ठीक है, तो इतना सारा डिटेल में एक एक वर्ड, एक लाइन को। चलिए, तो समाप्त हुआ सब कुछ। अब चलिए जल्दी से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है इसको समाप्त कर देंगे। चलिए, तो क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन मार्केट एग्जिस्ट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स प्रोड्यूस एंड सेल्स प्रोडक्ट विच आर डिफ्रेंशिएट बट द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन ए मार्केट एग्जिस्ट, इसमें क्या होता है? मतलब कि मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, तो जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसको बोले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एग्जिस्ट इन विद लार्ज नंबर ऑफ क्या फार्म प्रोड्यूस बहुत सारे फार्म रहेंगे। ठीक है, एंड सेल प्रोडक्ट विच आर डिफ्रेंशिएट बट क्लोज सब्सिट्यूट, बहुत सारे सेल भी रहेंगे, मतलब प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्लोज सब्सिट्यूट इसका यहाँ पर रहता है। ठीक है, और इन दिस मार्केट देयर इज ए ब्लेंडिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली एंड क्या है? कंपटीशन, यानी कि प्योर कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का मिश्रण रहता है यहाँ पर, ब्लेंडिंग
यहाँ पर क्या था, लार्ज नंबर ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा कंपनियाँ रहती है जो प्रोडक्ट करती है और प्रोडक्ट को बेचती है, ठीक है। तो अलग अलग रहता है, बाकी सब ठीक। क्या क्या बोल रहे थे कि जो मार्केट होता है मोनोपोलिस्टिक, वह ब्लेंडिंग यानी कि ब्लेंडिंग में मिश्रण होता है किसका किसका, मोनोपोली का भी और कंपटीशन यानी प्योर कंपटीशन जो हम लोग पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, तो दोनों का कैसे होता है देख लीजिए। मोनोपोली का कैसे होता है, परफेक्ट कंपटीशन ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड बायर है तो परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली कैसे कैसे कि देखिए, मोनोपोली एग्जिस्ट इन द सेम सेंस, वही जो सिंपल मोनोपोली बोले थे ना, तो यही आता है। एग्जिस्ट दैट द ईच नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फार्म एक्सरसाइज द सोल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ इट्स ब्रांड, अपने ब्रांड का कितना सप्लाई करना है तो सारा का सारा कंट्रोल किसके पास रहता है, सिर्फ एक कोई कंपनी पास। बट along with it, इसके साथ ए फार्म इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर ऑल्सो फेसेस द कंपटीशन फ्रॉम द अदर्स ब्रांड। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, अलग ब्रांड से कंपटीशन भी तो है, तो यही इसीलिए कंपटीशन मार्केट इसको बोलते हैं और मोनोपोली मार्केट भी बोलते हैं, ठीक। विच आर क्लोज सब्सिट्यूट्स ऑफ हिज ब्रांड्स, जिसका तो अलग ब्रांड से कंपटीशन रहता है, क्लोज सब्सिट्यूट भी रहते हैं, ठीक है। जो हम लोग रियल लाइफ में मार्केट में देखते हैं तो यही रहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि देयर आर मोर देन 20 ब्रांड्स और बाथिंग सोप, नहाने वाला साबुन के 20 से भी ज़्यादा ब्रांड है, सच है, लक्स है, आपका क्या गोदरेज है, ह्यूमम है, पियर्स है, डव है, जाई, जो भी टी बहुत सारे हैं इन द मार्केट में, एग्जिस्ट इंडियन मार्केट में, ठीक है। ए कॉल्ड हिंदुस्तान लिमिटेड लेबर लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ लक्स। अब बताते हैं आपको कि एक कंपनी का नाम है हिंदुस्तान लेबर लिमिटेड, तो क्या लक्स बनाती है। एंड बिकॉज इट हैड द पेटेंट राइट, इसके पास पेटेंट राइट है, पेटेंट माने कि एक पूर्ण इसके पास अधिकार, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट, लाइसेंस वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। ओवर द ट्रेड नेम जो है लक्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, लक्स साबुन सिर्फ यही कंपनी बना सकती है, उसके पास पेटेंट राइट है, कानूनी अधिकार है, ठीक है, वो लाइसेंस वगैरह बनाया जाता है उस। चलिए, नो वन इज कैन प्रोड्यूस द बाथिंग सोप नेम लक्स, कोई भी बाथिंग मतलब लक्स नाम से सोप को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड नो कैन, चलिए, देयर हिंदुस्तान लिमिटेड इज द सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ लक्स, लक्स का एक प्रोड्यूसर हो गया, बट इट कैन नॉट बी सेड टू प्रूव प्योर मोनोपोली से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ ए कम्पीट विद द अदर वेराइटी ऑफ बाथिंग सोप, उसको और जो है मार्केट में तो उससे कंपटीशन करना होगा, क्योंकि सब बाथिंग सोप है। लक्स आप ज़्यादा प्राइस करिएगा तो कोई नहीं लेगा, दूसरा कोई ले लेगा, दूसरा हम लोग सामान ले लेंगे, तो इस टाइप से होता है। कम पे करिएगा तो आपको लॉस है, तो मिलाकर प्राइस चलना होता है, ठीक है। चलिए, फीचर्स क्या क्या है, विशेषताएँ अब एग्जाम में पूछता है, विशेषताएँ, डिफरेंस मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और प्योर पूछे कोई भी तीनों मार्केट्स में जितना पढ़ाया गया, ओलिगोपोली नहीं पूछता है, तो जो पूछता है उसको तो पढ़ना होगा ना। चलिए, लार्ज नंबर ऑफ फार्म, ये तो हो गया बात। अंडर दिस मार्केट देयर आर रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ फार्म इज सेटिस्फाइंग ए स्मॉल शेयर ऑफ द मार्केट्स एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और तो क्या बोला, इज सेटिस्फाइंग ए स्मॉल शेयर ऑफ मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट के लिए, मार्केट डिमांड के लिए थोड़ा सा शेयर भी अपना करते हैं। देयर एग्जिस्ट स्टीप कंपटीशन बिटवीन द देम, उन दोनों के बीच में कंपटीशन भी होता है, बहुत सारे फार्म है ना, एंड सब अपना अपना स्मॉल शेयर कहाँ मार्केट में भेजते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई होते हैं शेयर अपना बेचकर सामान को। एंड दे हैव ए लिटिल कंट्रोल ओवर द, थोड़ा सा उनको कंट्रोल होता है किस पे, सप्लाई ऑफ द मार्केट में कितना सप्लाई कैसे क्या करना है, तो कुछ इनका कंट्रोल होता है, थोड़ा सा कंट्रोल, न मात्र के। ये लिटिल हेल्थ में हल्का सा पॉजिटिव में रहता है, ठीक। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, अलग अलग प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है ना, शेप में, साइज में, आकार में, कुछ में, नाम में, ब्रांड में, ठीक है। तो कैसे रहता है देख लीजिए, कवर में, पेंट में, कुछ में थोड़ा थोड़ा उसमें अलग रहेगा। अंडर दिस मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ द वेरियस फार्म, क्या बोल रहा है, वेरियस फार्म्स आर नॉट आइडेंटिकल हैज इन द परफेक्ट कंपटीशन, बट जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था, बट नाइदर दे आर क्या रिमोट सब्सिट्यूट्स हैज़ इन मोनोपोली, लेकिन ऐसा नहीं है कि से मोनोपोली में कोई सब्सिट्यूट नहीं था, तो यहाँ पर ऐसा कोई सब्सिट्यूट इसका नहीं होगा, परफेक्ट नहीं है लेकिन उसका सब्सिट्यूट भी है, तो कहने का मतलब यही होता है। चलिए, सम ऑफ द, मतलब सब्सिट्यूट को नहीं हटा सकता है, जैसे मोनोपोली में था ना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, सम ऑफ द इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस, सम इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस पे कुछ प्रभाव इन लोग का रहता है, ठीक है, कुछ इन्फ्लुएंस देते हैं किस पे, प्राइस पर कम बेसी करते हैं अपने अनुसार। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑफ ए फार्म हैज़ टू चूज ए प्राइस आउटपुट पॉलिसी, भी अपना चूज कर सकता है, ठीक, विच विल मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट्स। चलिए, इट मीन्स एंड द इंडिविजुअल फार्म इज नॉट ओनली ए प्राइस
टेकर, कोई इंडिविजुअल फार्म प्राइस टेकर नहीं होता है, ठीक है, बट विल हैव समवन इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। लेकिन कोई और होते हैं मार्केट में, समवन होते हैं जो कि सम इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइस टेकर रहने से कुछ उनका प्राइस पे प्रभाव रहता है। सॉरी क्या होगा। चलिए, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे एंट्री एग्जिट का फ्रीडम है। क्या है? द फार्मर फ्री टू एंट्री इनटू द इंडस्ट्री और लीव इट, छोड़ सकते हैं, आ भी सकते हैं जब मन है। इफ द एग्जिस्टिंग फार्मर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, अगर पूरा पैसा ह्यूज प्रॉफिट कमा रहा है कौन? जो फार्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो सब न्यू फार्म में ज्वाइन टू शेयर द प्रॉफिट, तो कुछ आ सकते हैं नए नए फार्म, किसके लिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए, अपने आप में बांटने के लिए। एंड इन द केस ऑफ द लॉसेस, द वर्किंग फार्म, काम करने वाला फार्म लॉस में चल रहा है, तो क्या होगा? दे में एग्जिट आउट ऑफ द इंडस्ट्री, तो कुछ वहाँ से निकल जाएगा, निकल के भागेंगे जो लॉस में चल रहे हैं से। ठीक है, तो जब लॉस होते रहेगा तो वहाँ से निकल जाएगा कंपनी वगैरह, प्रॉफिट है तो बाहर से कंपनी हमको उसमें शेयर अपना बांटेगी, अपना प्रोडक्शन। चलिए, लिमिटेड मोबिलिटी, ऐसा दिखता है ना, कोई कंपनी के मार्केट में क्या हो रहा है उसी के अनुसार ना काम करेगा। अच्छा, प्रॉफिट आ रहा है तो चल देगा, ठीक है, जैसा हो रहा होगा इसी के अनुसार काम होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। चलिए, लिमिटेड मोबिलिटी, फ्रीडम बता दिए, एंट्री हो गया। चलिए, लिमिटेड मोबिलिटी, मोबिलिटी यहाँ पर कम है, पूरा ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, लेकिन कम है। ठीक है, कैसे? इन दिस मार्केट द मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स इज क्वाइट लिमिटेड। ठीक है, थोड़ा सा ए प्रोड्यूसर चार्ज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बायर्स, बायर से कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी इसमें जोड़ सकती है। ठीक है ना, प्रोड्यूसर कॉस्ट, एक सेकेंड, ठीक है, तो प्रोड्यूसर कुछ मतलब चार्ज करता है ना, यहाँ पर कुछ चार्ज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को चार्ज करता है प्रोड्यूसर, एंड फ्रॉम द बायर से, ठीक है, बाई विच ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट हैज डिफरेंशिएसेस, क्या है? डिफरेंट प्राइस एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग प्राइस, क्यों? बोलता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, यहाँ से वहाँ लाए, ठीक है ना, तो पार्टिकुलर प्रोडक्ट कोई खास वस्तु के लिए जोड़ देता है। तो ये किसका बात हो रहा है? जो हम लोग का क्या बोलते हैं, कॉमन जीवन में, आम दिनों में जो मार्केट है, उसी मार्केट का बात हो रहा है, तो ऐसा होता भी है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द मोनोपोली मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो प्राइस डिटर्मिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से करना होगा। तो आज हम लोग देखेंगे प्योर कंपटीशन, यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन था, प्योर कंपटीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, परफेक्ट भी नहीं करता है, लेकिन हम लोग परफेक्ट के पढ़ते हैं, परफेक्ट बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ पर होता है, ठीक है, मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक को डील करेंगे, और फिर उसके बाद आगे का टॉपिक अगले वीडियो से हम लोग करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर क्या, कंपटीशन मार्केट। ठीक, तो क्या है परफेक्ट कंपटीशन। चलिए, सॉरी एक सेकेंड, चलिए तो देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। करेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के क्या प्राइस और कितना आउटपुट, कितना जनरेट करना है, कितना प्राइस पर, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कि मान ली 10 प्रोडक्शन किए तो कितना प्राइस मिलेगा, कितना प्राइस पे कितना करना है, तो कैसे कैसे निर्धारण होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, किसी प्रोडक्ट का, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट्स ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस भी आउटपुट भी किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें उनको बेचा जाना, क्या मतलब प्रोड्यूस हुए जिसमें, जिस मार्केट में, तो उसी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द मार्केट, किस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें उनको बनाया गया, सोल्ड बेचा गया, परचेज खरीदा गया, तो किस मार्केट में काम हो रहा है उसी के अनुसार उन लोग का प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होगा। परफेक्ट कंपटीशन इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एक बहुत ही उत्तम स्तर का मार्केट स्ट्रक्चर है, इन विच जिसमें फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वर्क क्वाइट फ्रीली टू डिटरमिन द प्राइस, प्राइस को डिटरमिन करने के लिए डिमांड और सप्लाई का फोर्स क्या है, वर्क क्विकली फ्री, आसानी से काम करते हैं। हर में डिमांड और सप्लाई आसानी से काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें डिमांड और सप्लाई आसानी से काम करते हैं प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, डिटरमिन करने में मदद करते हैं, आसानी से हो जाता है डिमांड और सप्लाई की मदद से, उन लोग दोनों का फोर्स से, जहाँ पे दोनों का फोर्स इक्वेट करेगा वहाँ पर डिटर्मिनेशन होता है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है इन विच टू अपोजिट फोर्सेस, जिसमें कि दो अपोजिट फोर्स वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इन बैलेंस।
इक्विलिब्रियम एक साइंस से पढ़ते होंगे, एक ऐसा फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट पर लगता है, ठीक है ना, और उसको एज ए बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो टू फोर्स लगते हैं और किसी भी एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए एक, ये दो फोर्स लगते हैं जो कि इसको क्या है, बैलेंस फॉर्म में दोनों फॉर्म लगते हैं, तो उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस वैसा प्राइस होता है एट विच द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट द सेलर विश टू सेल, जिसपे कि सेलर क्या करेगा, विश चाहेगा कि इतना क्वांटिटी को बेचे, एंड जस्ट इक्वल टू द क्वांटिटी दैट द बायर क्या है, बायर्स विश टू बाई। और इक्विलिब्रियम प्राइस वैसा प्राइस होगा जिसपे कि प्रोड्यूसर सेलर सेल करने को इच्छा रहेगा उस प्राइस पे, एंड वह बराबर है किसके बराबर, जस्ट इक्वल टू द क्वांटिटी दैट द क्या है, बायर्स विश टू बाई, जिसपे कि मतलब बायर्स भी खरीदने के लिए रेडी रहेगा, हाँ इतना क्वांटिटी को खरीदेंगे, ठीक है ना। तो वही एक प्राइस है जिस प्राइस पे बेचने को तैयार है उस प्राइस पे खरीदने को तैयार है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, मतलब जितना मान ली 5 क्वांटिटी है, हम मान ली बोले कि 20 रुपये में देंगे, तो 5 क्वांटिटी बेचने को तैयार हो 20 में और 5 ही खरीदने को तैयार हो, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ठीक है। तो प्रोफेसर मार्शल क्या करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिकल एंड क्या है, ऑस्ट्रियन अप्रोचेस एंड कंक्लूडेड दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। पहले का क्या था, पहले का था कि यूटिलिटी के आधार पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, जितना यूटिलिटी रहेगा तो उसी के आधार पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिकल था पहले का। फिर ऑस्ट्रियन का अप्रोच भी कुछ और था कि डिमांड या सप्लाई कोई एक निर्धारण करेगा, लेकिन ये बोले कि नहीं, ये क्या बोले, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द डिटर्मिनेशन विद द मार्केट फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। क्या बोले, कंक्लूड दैट एन इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटर्मिन विथ द मार्केट के साथ इक्विलिब्रियम प्राइस वहाँ पर डिटर्मिन होगा ऑफ द फोर्स ऑफ डिमांड, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों फोर्स काम करेंगे। इन द मार्शल वर्ल्ड, मार्शल का वर्ड में हैज़ बी नीड टू ब्लेड ऑफ द सीजर्स टू कट ए पीस ऑफ क्लॉथ। सिमिलरली, ये बोलते हैं कि जैसे हम एक कपड़ा को काटने के लिए क्या है, सीजर का आवश्यकता होती है, कैंची की, उसी प्रकार वी नीड द बोथ डिमांड एंड सप्लाई टू डिटरमिन द प्राइस। तो उसी प्रकार हमको दोनों चाहिए, डिमांड भी चाहिए सप्लाई भी चाहिए प्राइस को निर्धारण करने के लिए, डिमांड भी और सप्लाई भी, ठीक है। प्राइस, तो मार्केट डिमांड क्या होता है और मार्केट सप्लाई क्या होता है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्लियर निर्धारण कर पाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो मार्केट डिमांड क्या होता है, अंडर दिस मार्केट द डिमांड डिपेंड अपॉन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है, उसी के आधार पे तैयार होता है, ठीक है, मार्केट डिमांड। चलिए, तो क्या बोल रहा है, फॉर गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर वुड लाइक टू इक्विट मार्जिनल यूटिलिटी विद द प्राइस। और देखता है कि एक यूनिट से कितना आपको यूटिलिटी मिल रहा है, और अपने प्राइस से मैंने 5 रुपया दे रहा है तो 5 रुपये बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसे कह रहा है कि इक्वेट करता है मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस विल बी बाइंग ए गुड्स, जब गुड्स खरीदता है तो मिलाकर देखता है। सिंस मार्जिनल यूटिलिटी टेंस टू डिमिनिश, तो मार्जिनल यूटिलिटी घटता है ना, ज़्यादा यूनिट करिएगा तो क्या होगा, घटते चला जाएगा। डिमांड में पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, बताते हैं कि धीरे धीरे घटते जाता है, ज़्यादा कंजप्शन करते जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी घटता है, ठीक। एडिशनल यूज ऑफ गुड्स, ज़्यादा गुड्स यूज करने पे देयरफॉर द डिमांड कर्व हैज ए निगेटिव स्लोप, डिमांड को कर्व भी घटते जाएगा, डिमांड कर्व का निगेटिव स्लोप होता है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फिगर, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट घटते हुए डाउनवर्ड स्लोप। क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी घटता है, और मार्जिनल यूटिलिटी हम मिला कर देखते हैं, उससे हम इक्वेट करते हैं प्राइस को, तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा होता है कि घटते जाता है। तो आगे देखिए, मार्केट सप्लाई अंडर दिस, ये मार्केट डिमांड था ना, मार्केट डिमांड इस प्रकार होता है, ठीक है ना, अपना सेटिस्फेक्शन देखता है। तो मार्केट सप्लाई कैसा होता है, अंडर दिस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन ए लार्ज नंबर ऑफ फार्म क्या फॉर्म द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे फार्म है जो कि प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, इट इज़ ए गाइड बाई ए लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई से गाइड है, क्या गाइड है, मोर गुड्स आर सप्लाई एट ए हायर प्राइस, ज़्यादा प्राइस पे क्या, ज़्यादा गुड्स को सप्लाई करेंगे, प्राइस ज़्यादा बेचो, ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, जानते हैं। तो सप्लाई इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, विच इज टर्न डिटरमिन द प्राइस। सप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में कितना पैसा लग रहा है तो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। सप्लाई कर रहे हैं, हम इसको सप्लाई कर दिए, इसको एक यूनिट को सप्लाई कर रहे हैं, तो एक यूनिट बनाने में जो कॉस्ट लगा है मार्जिनल कॉस्ट, तो उसी को बोलते हैं एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लगा, तो उतना आना चाहिए था ना, सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखता है, ठीक। तब आगे देखिए,
of the product. MC rises with the additional output and it has upward rising curve. तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते जाता है, ज़्यादा एडिशनल आउटपुट को प्रोडक्शन करते जाइएगा तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, एक अतिरिक्त इकाई को बनाने वाली कॉस्ट तो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कॉस्ट कम लगता है क्योंकि नया नया सब प्रोडक्ट वगैरह धीरे धीरे उसका फिर बढ़ते लगता है कॉस्ट वगैरह, तो एक यूनिट बनाने में भी ज़्यादा खर्च आने लगता है, ठीक है। तो वैसे भी कम क्वांटिटी करिएगा तो अब ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा तो मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो हम लोग भी देखें कि मार्जिनल कॉस्ट का कैसे ग्राफ अगर ड्रा करिएगा तो कुछ इस लेवल से, ठीक है, डाउन हो तो शुरू में कॉस्ट कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि सारे थिंग्स नए रहते हैं तो सब मटेरियल वगैरह तो कॉस्ट कम लेंगे, फिर इक्विलिब्रियम में फिर कॉस्ट बढ़ते जाता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट तो बढ़ते जाता है। तो इसीलिए आपका सप्लाई मार्जिनल कॉस्ट से हम लोग मिला कर देखते हैं जितना, तो उसी प्रकार से एडिशनल आउटपुट अपवर्ड राइजिंग कहने का मतलब कि बढ़ते जाएगा आपका सप्लाई का कर्व। डिमांड का घट रहा था क्योंकि यूटिलिटी से कंपेयर करते हैं, सप्लाई का ऊपर अपवर्ड रहेगा क्योंकि इसको हम लोग किसी मार्जिनल कॉस्ट से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है। चलिए, थस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस बोथ द सप्लाई फोर्स यानी कि मार्जिनल कॉस्ट पर जो है डिपेंड, डिमांड फोर्स जो मार्जिनल इज दोनों चाहिए, दोनों का आवश्यकता होगा। प्राइस इज डिटरमिन बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द डिमांड और सप्लाई कर्व इन द मार्केट। मार्केट में जहाँ पर डिमांड और सप्लाई का इंट्रैक्शन होगा वहीं पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मार्केट के बारे में बोल रहा है कि एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए। प्राइस है आपका पर यूनिट 10 8 6 4, ठीक है, 2 पर यूनिट है। मार्केट डिमांड आपका 10 रुपये, अगर पर यूनिट 10 है तो मार्केट डिमांड 100 है, ठीक है ना। मार्केट सप्लाई 500, 400 एक्स्ट्रा सप्लाई हो रहा है तो कोई रिमार्क में एक्सेस सप्लाई आ जाएगा। फिर 8 रुपये प्राइस करते हैं, ठीक है, घटा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा 200 का मार्केट डिमांड है, 400 क्या हुआ आपका मार्केट सप्लाई। यहाँ पे आप प्राइस से कंपेयर करिएगा, प्राइस इधर घटते जा रहा है तो डिमांड आपका देखिएगा तो बढ़ते जाएगा, और मार्केट सप्लाई आपका देखिए प्राइस घट रहा है तो ये आपका क्या होगा, घटेगा, ठीक है, ज़्यादा पे ज़्यादा कम पे कम। तो इस प्रकार से जब डिमांड 400 यूनिट की तो 400 200 हो गया, अब 200 माइनस में चला गया, यहाँ पे क्या हुआ 6 रुपये यूनिट पर 300 आपका डिमांड था, 300 सप्लाई हुआ तो मार्केट क्लियर है, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। इधर मिक्सेस डिमांड था, इधर मिक्सेस सप्लाई हो गया, क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक्सेस डिमांड ज़्यादा है, इधर में क्या है, सॉरी एक्सेस सप्लाई, यहाँ पर एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड यहाँ पर डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जहाँ पे बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो ग्राफ से देख लीजिए, ग्राफ में भी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि डी डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड राइजिंग इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पर बराबर होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो प्राइस इधर, क्वांटिटी इधर, बाकी सब कुछ क्लियर है। ऐसा नहीं कि हम तो क्वांटिटी को इधर ही लेते हैं और प्राइस को इधर लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसको, सॉरी वाई एक्सिस पे इसको, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना, क्यू डी, तो सब कुछ ठीक है। द एबव शेड्यूल और डायग्राम क्या दिखाता है, ऊपर का जो शेड्यूल कर्व है, डायग्राम है, टेबल डायग्राम क्या दिखाता है, वी सी द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आर शोन एट द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, अलग अलग लेवल ऑफ एट द शोन एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस पे दिखाया गया डिमांड और सप्लाई किसका, कमोडिटी का, ठीक। एट प्राइस 6 पर यूनिट, जब पर यूनिट 6 रुपया था तो क्या वहाँ पर हो रहा है कि द क्वांटिटी डिमांडेड 300 इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई 300, 300 units, and thus at the price, at this price at 6 rupees the two forces demand and supply are in the balance, दोनों फोर्स बैलेंस में हो गया। अब जहाँ पे दो फोर्स बैलेंस में रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, तो इस प्रोडक्ट के लिए दोनों इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस एट 6 इज इक्वल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड वेयर द डिमांड एंड सप्लाई 300 यूनिट एंड विच कैन बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। तो जहाँ पर वेयर द डिमांड एंड सप्लाई 300 यूनिट हो गया, जहाँ पर विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और प्राइस आपका 6 पे है तो विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो जिस क्वांटिटी पे दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और जिस प्राइस पे दोनों बराबर होते तो इक्विलिब्रियम प्राइस। चलिए, एजम्पशन कुछ कुछ है और उसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन के लिए वेट करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ से लेकर चलेंगे डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक्स। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना कुछ कुछ यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ द कंपटीशन इन द शॉर्ट रन लॉन्ग रन, जो भी आगे का डिस्कशन आगे करेंगे। उसके बाद फिर होगा कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली में थोड़ा सा डेंजर इधर आएगा सिचुएशन, तो वो सब देखेंगे। तो ये सब बात का चीज़ है,
अभी यहाँ पे एजम्पशन कुछ कुछ देख लीजिए, एजम्पशन ऑफ इक्विलिब्रियम का क्या एजम्पशन होना चाहिए। तो डिमांड शुड ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड क्या है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड का डाउनवर्ड होगा लेफ्ट टू राइट में, ऐसा मान्यता है, ऐसा रहेगा तभी होगा। सप्लाई कर्व शुड ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग, ठीक है। एक्सेस डिमांड रिजल्ट इन द प्राइस राइजेस एंड एक्सेस सप्लाई काउजेस फेल इन प्राइस, अगर ज़्यादा डिमांड है तो द रिजल्ट इन टू द प्राइस राइज बढ़ जाएगा, एंड एक्सेस सप्लाई है, ठीक है ना, द काउजेज ए फेल इन प्राइस, तो उससे प्राइस में कटौती होगा, ठीक दे दीजिए। इसको समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहा है कि एक्सेस डिमांड रहेगा तो प्राइस राइज करेगा, ठीक है, और एक्सेस सप्लाई रहेगा तो प्राइस कम रहेगा, ठीक है। ज़्यादा डिमांड है तो प्राइस तो उसमें राइज करेगा ही, डिमांड ज़्यादा किसी वस्तु का ज़्यादा डिमांड हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगा ना, ठीक है ना, और सप्लाई कम है तो फेल इन प्राइस, सॉरी सप्लाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो प्राइस अपने आप घट जाएगा, ठीक है। और प्राइस देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। तो आज के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।